Hello my dear friends. Again welcome in Priyanka Saini's channel Science Era. In the last class we have discussed about the photosynthesis and in this class we will discuss about the nutrition in animals. So in the last class we have discussed there is a two type of nutrition. First is autotrophic mode of nutrition, another one is heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition is carried out through a process of फोटोसिंथेसिस, जो हमने बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में, इलेबोरेटेड वे में प्रीवियस वीडियोस में किया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं. और आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो एनिमल्स किस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं अपना? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करता है कोई भी एनिमल किस तरह का फूड गेन कर रहा है. अगर कोई एनिमल प्लांट्स के ऊपर रिलाय है सो ये है एक हर्बीवोरस. इफ दे आर रिलाय ऑन सम अदर एनिमल्स दे आर कार्निवोरस. और अगर वो दोनों पे रिलाय है, दे आर टेकिंग प्लांट्स ऑल्सो एनिमल्स ऑल्सो लाइक ह्यूमन बींग्स, सो दे आर ओमनीवोरस टाइप ऑफ एनिमल्स. अगर वो किसी दूसरे एनिमल्स के ब्लड पे फीड करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं, सो दैट आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अगर वो डेड एंड डिकेइंग चीज पे हैं सो दे आर सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो इस तरह अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डिपेंड करता है कोई भी एनिमल किस तरह का फूड गेन कर रहा है. राइट, आज हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो सबसे पहले जिस प्रोसेस के थ्रू एनिमल्स अपना फूड लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक. होलो मीन्स होल, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट प्रोसेस. सो यहाँ पे आते हैं 5 स्टेप. सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन. इंजेशन में होता है इन मीन्स इनसाइड. इनटेक ऑफ फूड इज इंजेशन. फूड को अंदर ले लिए, अब क्या होगा, उसका फूड का ब्रेक डाउन होगा इन अ सिंपल सब्सटेंसेस, सो दैट इज डाइजेशन. डाइजेशन के थ्रू हम फूड एसिमिलेट करते हैं, खाते हैं. खाने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज डाइजेशन. डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन. अब फूड छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट तो हो गया है, अब इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा थ्रू बॉडी. एब्जॉर्ब किस पर्पज से किया जा रहा है? ताकि हम उससे एनर्जी को ले सकें, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन. एसिमिलेशन के थ्रू क्या होता है, सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया जा सकता है. अब एनर्जी यूटिलाइज हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट रह गया, उसको बोलेंगे हम, उसके रिमूवल को बोलेंगे हम इजेशन. ई मीन्स एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल. रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज इजेशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है. सो हम पहले पढ़ेंगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज योर अमीबा. अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. अब आपको पता है अमीबा का शेप होता है बहुत ही ज्यादा इर्रेगुलर शेप होने की वजह से ये जिस प्रोसेस के थ्रू फूड लेता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मतलब एंडो मीन्स इनसाइड, साइटो मीन्स सेल. सेल के अंदर फूड का चले जाना वो होगा एंडोसाइटोसिस. अगर किसी लिक्विड सब्सटेंस को सेल अंदर ले रही है तो उसको बोलेंगे हम पिनोसाइटोसिस. इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, तो पीने से बना पिनोसाइटोसिस. ये रहता है लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए और ये रहता है सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए. राइट, अब हम देखेंगे कि किस प्रोसेस से अमीबा अपने फूड को इनगल्फ करता है. जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया. पोडिया मीन्स फीट, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, सूडो मीन्स फॉल्स. फॉल्स फीट, जो फीट है ही नहीं, पर अमीबा अपने स्ट्रक्चर को इस तरह एनलार्ज करके फूड को ट्रैप कर लेता है जिस तरह के उसके पास पाँव हो. सपोज यहाँ पे कोई भी फूड पार्टिकल है, सो अमीबा क्या करेगा, अपनी स्ट्रक्चर को इस तरह एनलार्ज कर लेगा इस फूड के मटेरियल के पास कि इसको ले लेगा अपने बॉडी के अंदर. इस तरह अपने आप की अपनी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसके चारों ओर सर्कुलेट कर देगा। उसके बाद सर्कुलेट करने के बाद क्या करेगा, इसको बॉडी के अंदर ले लेगा। ये हो गया इंजेक्शन ऑफ फूड, और यहाँ होगा डाइजेशन। डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू क्या होगा, अमीबा अपने फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो ये जो साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सारी मेम्ब्रेन, सारे फूड वैक्यूल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वेस्ट मटेरियल रिलीज करना है। वेस्ट मटेरियल कैसे रिलीज करेगा अमीबा, वेस्ट मटेरियल के लिए उसी तरह वेस्ट को छोड़कर आगे निकल जाएगा। इसको मैं दूसरे डायग्राम से आपको अच्छे से बताती हूँ ताकि समझ में आ जाए। सपोज ये कोई फूड पार्टिकल था, इसको एब्जॉर्ब किया, फूड एब्जॉर्ब कर लिया, और उसके बाद इस पार्टिकल को पीछे छोड़ा, वेस्ट को, और अमीबा निकल गया आगे। ये न्यूक्लियस, अमीबा आगे निकल गया। ये क्या है, वेस्ट, राइट। ये कंप्लीट प्रोसेस है अमीबा में फूड का डाइजेशन का। इसके बाद हम अगली बात करेंगे डाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरह का डाइजेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इससे रिलेटेड 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। सो इटसेल्फ ये अकेला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। सो फूड के डाइजेशन के लिए सबसे पहले ह्यूमंस की बॉडी में क्या रहता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एक इस तरह का पाइप है जो कि मुंह से शुरू होता है। इट ओपन्स थ्रू योर माउथ, जो आपके मुंह से शुरू होता है और खत्म होता है आपके एनल पॉइंट पे, आपके एनस पे, मतलब जहां से आप अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। सो ये कंप्लीट लंबा जो पाइप होता है इसके बोलेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल। पर मैंने इस तरह का पाइप ड्रॉ किया, ये होता है बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म में। ह्यूमंस में इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, बट जहां एक पाइप के 2 ओपनिंग्स हैं उसे बोलेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें से एक से इनटेक हो रहा है और एक से आउटलेट हो रहा है वेस्ट मटेरियल का, राइट। सो ह्यूमंस में जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक लॉन्ग, होलो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे बोलेंगे हम माउथ। फर्स्ट पार्ट इज माउथ। माउथ क्या है, एक ओपनिंग स्लिट है, ओपनिंग स्लिट है। लास्ट में मैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले होता है माउथ, जो कि एक स्मॉल ओपनिंग स्लिट है जिसके थ्रू इनटेक किया जाता है फूड का। सेकंड जो पॉइंट है वो है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या है, जो आपके मुंह के अंदर का पार्ट है, जिसमें आपके आते हैं टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ को लेके। टीथ 4 तरह के होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इंसीजर, जो कि काटने के काम आते हैं। कैनाइन, जो कि हमारे ये साइड के नुकीले टीथ होते हैं, इन्हें हम बोलेंगे कैनाइन। प्रीमोलर और मोलर। जब कोई भी बच्चा बहुत छोटा होता है उसके दूध के दांत होते हैं, तो उस टाइम पे उसके दांतों की जो गिनती है वो होती है 20। पर जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे दांतों की गिनती हो जाती है 32। जैसे कि आपने बहुत ही फिल्मों के डायलॉग में सुना होगा, 32 के 32 दांत निकाल दूंगा। तो उसी तरह वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं 32, पर जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं उनकी संख्या होती है 20। बट उनकी कैसे वैल्यू होती है, वो होते हैं 2102। ये फॉर्मूला है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये पेयर्स हैं, 2 पेयर ऑफ इंसीजर, सामने वाले 2 दांतों का पेयर, 2 ऊपर और 2 नीचे, राइट। एक पेयर कैनाइन का, ये देखिए जो हमारे ये कैनाइन्स साइड में टीथ होते हैं ये, राइट। उसके बाद कैनाइन्स,
उसके बाद प्रीमोलर टीथ नहीं होते जो छोटे बच्चों में, और 2 होती हैं मोलर्स, 2 होते हैं मोलर। ये इतने ही ऊपर होते हैं और इतने ही नीचे होते हैं। सो कई बार आपके पास, और ये पेयर में होते हैं, तो हम इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो इनका नंबर हो जाएगा 20। मैं आपको करके बताती हूँ कैसे होगा। 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 सेम कितने हो गए 6 एंड 4 10, 10 ऊपर और 10 नीचे, टोटल कितने टीथ हो गए 20 मिल्क टीथ होते हैं एक बेबी के माउथ में। पर जैसे ही डेवलपमेंट होती है 6 to 7 ईयर्स में मिल्क टीथ रिमूव होने स्टार्ट हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं, और उनकी जगह रिप्लेसमेंट में आ जाते हैं हमारे परमानेंट टीथ, जिनका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला तो इजीली हर बच्चे को याद रह जाता है, पर मिल्क टीथ का फॉर्मूला याद नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मली टीचर्स इसको डिस्कस नहीं करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। सो वो फॉर्मूला क्या होगा 2102 बाय 2102 इंटू 2, राइट। अब हम बात करेंगे परमानेंट टीथ के बारे में। परमानेंट टीथ होते तो यही चारों तरह के हैं, पर इनका नंबर चेंज हो जाता है। 2 पेयर ऑफ इंसीजर, 1 पेयर ऑफ कैनाइन, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर्स एंड 3 पेयर ऑफ मोलर एंड 3 पेयर ऑफ मोलर्स, राइट। इतने ही ऊपर और इतने ही नीचे वाले जॉ में हमारे टीथ होते हैं, और ये पेयर में होते हैं, तो हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये फॉर्मूला है आपके परमानेंट टीथ का। तो हमारी लाइफ में 2 बार हम दांत बदलते हैं। सो हम किस तरह के एनिमल्स होते हैं, हम होते हैं डायथिकोडोंट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 2 बार अपने पूरे लाइफ पीरियड में 2 बार हमारे टीथ रिप्लेस होते हैं। एक बार स्टार्टिंग से मिल्क टीथ आते हैं और फिर मिल्क टीथ से रिमूव होके परमानेंट टीथ आते हैं, राइट। टीथ के बाद अगली जो चीज है दैट इज योर टंग। टंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। टंग का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे होती हैं कुछ पेपिलेज जो कि टेस्ट को स्टिमुलेट करती है। टंग का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सपोज दिस इज द टंग टिप, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनेस, दिस इज फॉर द sour, this one is for bitter and this one is for salty. So इस तरह आपकी टंग के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स भी आपकी 3 तरह की होती हैं, जो हम ग्लैंड्स में इलेबोरेटेड वे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज योर ईसोफेगस। ईसोफेगस इज योर फूड पाइप, जो आपके खाने को आपके गले से ले जाके आपके लीवर स्टमक तक लेके जा रहा है। गले से जो स्टमक तक लेके जा रहा है उस पाइप को हम बोलेंगे ईसोफेगस। ये लॉन्ग पाइप होती है और इसका साइज डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज स्टमक, पेट। आपका स्टमक जे शेप का होता है। कैसी शेप का होता है? जे शेप का होता है। और आपके स्टमक में 3 तरह के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आपके स्टमक में 3 तरह के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और आपके स्टमक की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपके फूड को मिलना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कीजिए। आपके स्टमक जे शेप्ड होता है और जे शेप्ड स्टमक में 3 तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। 3 टाइप ऑफ केमिकल्स आर रिलीज्ड ओवर हेयर। फर्स्ट इज योर HCl, जो आपके फूड को एसिडिक बनाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है विच एसिड इज यूटिलाइज्ड टू डाइजेस्ट द फूड एंड व्हाई। सो वो कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके फूड को एसिडिक बनेगा। फूड को एसिडिक बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है? ताकि उसके बॉन्ड्स को तोड़ा जा सके, इसीलिए फूड को एसिडिक बनाना बहुत जरूरी होता है। HCl के बाद अब दूसरा काम क्या होगा इसका? फर्स्ट, ये आपके फूड को एसिडिक बनाएगा। सेकंड, ये बैक्टीरिया को किल करेगा। जो भी आपके फूड के साथ
बैक्टीरियाज आर किल्ड। जो भी आपके फूड के साथ बाहर से बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंटर हो गए हैं, उन सब बैक्टीरियाज को खत्म कर देगा। थर्ड इसका काम क्या होगा? थर्ड, ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट कर देगा? पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगा। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी बहुत सारा समझा सकूं। अब ये बात थी HCl की। इसके बाद सेकंड जो तरह का लिक्विड है वो होता है आपका म्यूकस। क्योंकि आपके जो स्टमक की लाइनिंग होती है, जो आपके ये जो सपोज ये आपका स्टमक है, स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग तो टॉलरेट नहीं कर सकती एसिड को, तो वहां क्या है? वहां एक म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है और ये म्यूकस लेयर आती है गॉबलेट सेल से। ये म्यूकस लेयर क्या करेगी? आपकी स्टमक की लाइनिंग को सेव करेगी HCl से, ताकि आपका फूड, आपका एसिड आपके बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पेप्सिन, जो कि कन्वर्ट होते हैं पेप्सिनोजन में। और ये पेप्सिनोजन क्या करेंगे? आपके प्रोटीन्स को, आपके जो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन एक पॉलीमर है अमीनो एसिड का, और ये थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो इसको, इन प्रोटीन्स को ब्रेक कर देगी छोटे छोटे टुकड़ों में और बना देगी पेप्टोन्स। पेप्सिनोजन प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्टोन्स में। इसके बाद फूड एंटर होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। मुझे ये रब करना होगा ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसके बाद आपका फूड एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं सब दोबारा से रिपीट करूंगी जब मैं आपको डायग्राम बताऊंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका फूड एंटर करेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके? डियोडिनम, जिजिनम एंड इलियम। डियोडिनम फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ओपनिंग पार्ट है जहां से फूड एंटर करेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले मैं आपको इंटेस्टाइन के बारे में बता दूं। हमारी बॉडी में 2 तरह के इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लॉन्ग होता है। इसका लंबाई 8 से 9 मीटर के बराबर होता है, पर फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? और लार्ज इंटेस्टाइन 2 से 3 मीटर ही लंबा होता है और समटाइम ये 1.2 मीटर तक का ही होता है। पर इसका नाम छोटी लेंथ होने के बाद भी वो लार्ज है और ये लंबा होने के बाद भी स्मॉल है। इसका रीजन क्या है? डिपेंड करता है इनके डायामीटर पे। स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसका डायामीटर, उसका ये चौड़ाई कम होता है, तो इसीलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ये डायामीटर ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। राइट, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं जो शायद आपको आपके रेगुलर क्लासेस में ना पता चलती हो, पर आप मेरे चैनल पे बहुत ही छोटी चीजें पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे के स्पेशल क्वेरीज है और हर बच्चे के स्पेशल क्वेश्चन है, तो उनके हर एक बच्चे को यूनिक आंसर भी मिलना चाहिए। राइट, सो हम बात कर रहे थे डियोडिनम की। डियोडिनम क्या है? एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे फूड एंटर करेगा। जो फूड यहाँ एंटर करेगा वो एंटर करेगा बोलस की फॉर्म में। बोलस बोलेंगे उस फूड पार्टिकल को जो कि एंटर करेगा। अब फूड के साथ साथ इस ओपनिंग के साथ 2 ओपनिंग और जुड़ी होती है, जो एक आती है लीवर से और एक आती है आपके पेनक्रियास से। अब लीवर क्या है, पेनक्रियास क्या है, ये मैं आपको ग्लैंड्स में समझाऊंगी, क्योंकि ये 2 तरह की ग्लैंड्स हैं। ये अपने लिक्विड, अपने एंजाइम्स, अपने केमिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फूड डाइजेस्ट होने के बाद जाएगा जिजिनम में। जिजिनम में भी डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, बट लास्ट में आएगा ये इलियम में। इलियम बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट होता है, क्योंकि इलियम में होती है बहुत ही छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन, जिनको बोला जाता है माइक्रोविल्लाइज। माइक्रोविल्लाई का काम क्या है? माइक्रोविल्लाई का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब
माइक्रोविल्ले को फोल्डेड फॉर्म में होने की क्या जरूरत है? सपोज मेरे पास कोई कपड़ा है जिसकी लेंथ इतनी है, अगर मैंने उसे सीधा स्ट्रेच में रखा तो वो इतनी ही लेंथ में आएगा, पर अगर मैं उसे फोल्डेड फॉर्म में रखूंगी तो 5 मीटर कपड़ा भी फोल्ड करके इतने एरिया में कवर कर लेगा और वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा। अगर सरफेस एरिया सिर्फ इतना होगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए कम स्पेस मिलेगा, पर अगर सरफेस एरिया फोल्डेड फॉर्म में होगा माइक्रोविल्ले में तो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा सरफेस होगा। और यहाँ पे होती है हमारी ब्लड वेसल्स जो डायरेक्ट इस न्यूट्रिएंट को ब्लड में पहुंचा देती है, राइट। अब यहाँ हो चुका है हमारा थर्ड स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद फूड गया सेल्स में जहां होता है इसका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होने के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से ही शुरू होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलेज होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सारा वेस्ट मटेरियल प्लस वाटर एंड सॉल्ट्स जाते हैं। सो जो माइक्रोविलेज लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं? वो वाटर को और सॉल्ट को एब्सॉर्ब कर लेती हैं और वेस्ट मटेरियल को सॉलिड फॉर्म में थ्रू एनस बाहर रिलीज आउट कर देती हैं। रिलीज आउट ऑफ योर टॉयलेट और वी कैन से योर स्टूल, राइट। सो इस तरह से माउथ से स्टार्ट होकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन के एनएस पे आपका डाइजेशन फिनिश हो जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है डाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद डायग्राम इसका दोबारा से इलिस्ट्रेशन करूंगी और साथ में ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्क्राइब करूंगी। सो for the more videos, for more interesting study material, please like, share and subscribe my channel. Thank you.